वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी करेंगे। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर अलावादी है। मैंने पढ़ाई करी है केमिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। मैं 21 ईयर से एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट। मेरी खुद की कंपनी भी है जिसका नाम है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी में मैं कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। आई हैव वर्कड एज अ कंसल्टेंट केले में, पपीते में, आम में, पोमोग्रेनेट में, शुगर केन, चीकू, गुआवा, वेजिटेबल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमने ग्रीन हाउसेस के साथ बहुत सारा काम किया है। और अभी ये लॉकडाउन के बाद में वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस न्यू कंसेप्ट्स आल्सो, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग एंड एक्वेरियम प्लांट्स के लिए फार्मिंग। और इसके हिसाब से काफी स्टडी करने के बाद हमने बहुत सारी रेंज भी मैन्युफैक्चर करी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। बेसिक न्यूट्रिएंट्स तो हम बहुत सालों से, बहुत पहले से बना ही रहे थे, लेकिन अभी एक्सक्लूसिवली हाइड्रोपोनिक्स को ध्यान में रख के भी हमने काफी कुछ बनाया है। आवर कंपनी इज सूरत बेस्ड। और आप ज्यादा हमारी कंपनी के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, utkarshagro.com। तो बेसिक्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, शुरू में अपने कुछ बेसिक्स के बारे में देख लेते हैं। कई कुछ लोग नए भी रहेंगे, कुछ बात, बहुत सारे लोग को सब कुछ पता है हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, लेकिन बेसिक बातें बताओ तो ये तो अपने अच्छा रहता है। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स वर्किंग वाटर। हाइड्रो का मतलब ये दो वर्ड से बनता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और पोनस का मतलब होता है लेबर। मतलब पानी जो काम करता है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। बहुत सालों से हिस्ट्री बताती है, बहुत सिविलाइजेशन से ये हाइड्रोपोनिक्स का फार्मिंग आपने कर रहे हैं। लेकिन अभी ये पॉपुलर लॉकडाउन के बाद में बहुत ज्यादा, लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, बहुत सारे लोगों ने उसको करना शुरू किया है। हिस्ट्री में जब जाते हैं तो हाइड्रोपोनिक फूड प्रोडक्शन के बारे में तो मिस्टर हॉवर्ड एम रेश कहते हैं कि ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है, फ्लोटिंग गार्डन ऑफ एस्टेक्स ऑफ मेक्सिको है, और चाइना के अंदर हाइड्रोपोनिक्स का कल्चर देखा गया है, विच इज अ वेरी एंशियंट सिविलाइजेशन। उस तब से हाइड्रोपोनिक्स पॉपुलर है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स इज अ टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक तरह का हॉर्टिकल्चर है, और सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर। हाइड्रोकल्चर मीन्स पानी का कल्चर, विच इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, यूजुअली क्रॉप्स। क्रॉप्स को उगाया जाता है, प्लांट्स को उगाया जाता है, और विदाउट सॉइल उगाया जाता है बाय यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब कि फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, और फर्टिलाइजर्स को यूज करके उगाया जाता है। काफी सारे तरह के प्लांट्स उगा सकते हैं जिसमें सिर्फ रूट्स ही एक्सपोज होते हैं न्यूट्रिएंट्स लिक्विड के अंदर। और जो जो रूट्स होते हैं उनको अलग अलग तरह से, अलग अलग मीडियम के अंदर होल्ड किया जाता है ताकि वो पानी के अंदर रहें। जैसे कि परलाइट है, ग्रेवल है, कोकोपीट है, वर्मिक्यूलाइट है, या अलग तरह के सबस्ट्रेट है। बेसिक बेसिक बातें अपने सब इसमें देख लेंगे क्या होता है ये सब कुछ। बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे हाइड्रोपोनिक्स फार्मर्स है, उनको पता भी है क्या है। क्या फायदे हैं हाइड्रोपोनिक्स के? फायदे क्या हैं? हाइड्रोपोनिकली जो प्लांट को उगाया जाता है तो उसमें जड़ों को, रूट्स को न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन के अंदर डुबा के रखा जाता है। इस तरह से रखा जाता है कि उनको जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत इजीली मिल जाता है कंपेयर टू जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सॉइल के थ्रू मिलता है। तो जो रूट सिस्टम रहता है वो बहुत ज्यादा छोटा रहता है, और पूरा का पूरा उसका एनर्जी एनर्जी जो होती है रूट्स की और प्लांट की, वो पूरी डाइवर्ट हो जाती है प्लांट की स्टेम बनाने में और उसके पत्ते बनाने में, लीफ बनाने के। क्योंकि रूट्स बहुत छोटे होते हैं तो आप उसी सेम एरिया के अंदर बहुत ज्यादा ईल्ड ले सकते हैं बहुत कम जगह में। और हाइड्रोपोनिक्स के अंदर प्लांट्स का ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है क्योंकि पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर अवेलेबल होता है। अगर अपने सॉइल के अंदर जब फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारे पेस्ट ऑलरेडी सॉइल के अंदर अवेलेबल पड़े ही होते हैं। तो जब हम बिना सॉइल के फार्मिंग कर रहे होते हैं तो वो सब पेस्ट की फ्री फ्री पेस्ट फ्री होते हैं। तो जो डिजीज और जो पेस्ट हम
सॉइल के अंदर देखते हैं, उसकी बजाय बहुत कम पेस्ट और डिजीज हमें हाइड्रोपोनिक्स के अंदर देखी गई है। हाइड्रोपोनिक्स क्योंकि अब इंडोर उगाया जा सकता है लाइट की मदद से यूज करके, तो हम इसे पूरे साल क्रॉप्स को उगा सकते हैं कंट्रोल कंडीशन के अंदर। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर 90% ज़्यादा एफिशिएंट होता है पानी का यूज, पानी का कम ज़रूरत पड़ती है। जो प्रोडक्शन होती है वो 3 to 10 टाइम ज़्यादा होती है उसी स्पेस के अंदर। सेम क्रॉप को 2 टाइम से डबल से ज़्यादा बार अपने उगा सकते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर। जो टाइम चाहिए रहता है हार्वेस्टिंग और कंजम्पशन के बीच में वो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू जो एंड प्रोडक्ट की होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जहाँ पर सॉइल नहीं है या सॉइल खारी है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, वहाँ पे भी आप फूड उगाया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर। इसका एग्जांपल है कि अभी जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर हाइड्रोपोनिक्स को अडॉप्ट करके हाइड्रोपोनिक्स की मदद से बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई कंडीशन है नहीं कुछ उगाने की, और वो लोग दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो वहां पे काफी बड़े स्केल पर इसकी एडॉप्टेबिलिटी देखी गई है। अभी अपने जो देखा उसको पिक्टोरियल फॉर्म में कि भाई 2x ज्यादा ग्रोथ है, सॉइल की जरूरत नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, 80 to 90% पानी कम लगता है, पेस्टिसाइड की जरूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि बहुत कम पेस्टिसाइड होते हैं, और वीड्स का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि कोई दूसरे सीड अंदर है ही नहीं और कुछ दूसरे सीड उग ही नहीं सकते। तो हाइड्रोपोनिक्स काम कैसे करता है, तो ये अपने पिक्चर्स की मदद से दिखाया गया है कि जैसे ये प्लांट्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, ये पॉट्स है, नेट पॉट्स के टाइप बोल सकते हैं। इसके अंदर मीडिया होता है, वहां से रूट्स बाहर निकलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट की पाइप है जिसके थ्रू ये पूरे ब्लू वाला एरिया इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आता है, अंदर घुसता है, और ये सर्कुलर फॉर्म से यहाँ से वापस से टैंक में चला जाता है। तो ये पंप है, पंप पुश करता है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को और ऊपर जाता है। तो इस तरह से उगता है। ये सेम चीज को अपने एक एक प्लांट को देखा जाए तो ये बड़ा वाला प्लांट है, ये कंटेनर है, पाइप का कंटेनर है, न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन वाला न्यूट्रिएंट्स है, और ये ग्रोइंग मीडियम है जो अलग अलग तरह से रहता है, कोकोपीट रहता है, वूल रहता है, ये परलाइट रहता है, इस तरह से। तो रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से किया जाता है कि जहाँ पे करेक्ट बैलेंस रहता है अलग अलग तरह का, हर प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए उस चीज का। जो भी पानी का एब्जॉर्ब प्लांट में नहीं हुआ होता है या इवेपोरेट हो जाता है, वो वापस से टैंक के अंदर आ जाता है, फिल्टर होता है, वापस से रिसाइकल होकर आ जाता है। इसलिए इस एफिशिएंसी पानी की बहुत ज्यादा अच्छी तरह से यूज हो सकती है। पानी का बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर एक बार पानी दे देते हैं तो वो वापस में सर्कुलेशन में नहीं आता, लेकिन इसके अंदर आ जाता है। जिस तरह से ये टेबल नीचे बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमें लेट्यूस उगाना है तो 325 लीटर्स 1 किलो उगाने में लगता है, हाइड्रोपोनिक्स के अंदर सिर्फ 19 लीटर्स पानी लगता है, तो 306 लीटर की सेविंग रहती है। उसी तरह हर्ब्स के लिए 166 लीटर्स चाहिए और हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ 4 लीटर्स पानी चाहिए। टोमेटोज के लिए और स्ट्रॉबेरी के लिए अपने लिखा है कि मतलब 80 to 90% पानी की सेविंग रहती है हाइड्रोपोनिक सिस्टम से उगाते हैं तो। अलग अलग तरह के हाइड्रोपोनिक सिस्टम के बारे में देख लेते हैं छोटे शॉर्ट में, जो मुझे समझ में आया वो बता देता हूँ। विक सिस्टम सबसे सिंपल सिस्टम है प्लांट्स को उगाने के लिए, जो कोई भी कर सकता है अपने यहाँ पे। उस विक सिस्टम के अंदर हमें कुछ भी ज्यादा पंप्स की, एरिएटर्स की या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर किसी इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है। जो प्लांट्स को डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स के अंदर या एब्जॉर्बेंट मीडियम के अंदर रखा जाता है, जैसे वर्लाइट है, वर्मिकुलाइट है, उसके अंदर रखा जाता है। नायलॉन की जो विक होती है वो प्लांट्स के अंदर रख दी जाती है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स खींच सके। इस तरह से दिखाई देता है विक सिस्टम कि ये नायलॉन की विक्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स के सॉल्यूशन के अंदर आ गई है। इस पे कुछ पंप नहीं किया जा सकता है, इस पे सर्कुलर सिस्टम नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन वहीं पे रखा हुआ है। ये मीडियम है जिसके अंदर है, ये उसका प्रैक्टिकल व्यू है। पानी नीचे ही रखा हुआ है, सर्कुलर नहीं है इसके अंदर। सेकेंड इज वाटर कल्चर।
वाटर कल्चर दूसरा एक सिंपल तरीका है हाइड्रोपोनिक्स का, जिसके अंदर रूट्स को डायरेक्टली रखा जाता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। इसके अंदर वो विक नहीं होती है। जो विक सिस्टम रखते हैं तो बाईपास हो जाता है, वाटर कल्चर की वजह से बाईपास हो जाता है बैरियर जो होता है। जो नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन की जरूरत रहती है जो सरवाइव करने के लिए, वो पानी के अंदर डायरेक्ट डाल दिया जाता है। अगर आप ये सिस्टम, वाटर कल्चर का सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्लांट्स का जो नेट पॉट होता है उसकी पोजीशन एकदम अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी गई हो। ये डीप वाटर कल्चर है। सीधा पूरा का पूरा जो नेट पॉट रहता है वो पूरा का पूरा पानी के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्ट डिप करके रखा जाता है। फिर एब एंड फ्लो, फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम कहा जाता है। ये भी पॉपुलर तरीका है, होम गार्डनर्स के वहाँ के सिस्टम यूज करते हैं। इस सिस्टम के अंदर प्लांट्स को ग्रोइंग मीडियम के अंदर, जैसे परलाइट है, रॉक वूल है, उसके अंदर पैक करके एकदम पास पास में रखा जाता है। एक बार प्लांट्स को लगा दिया जाए, उसके बाद में प्लांट्स को फ्लड किया जाता है न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन के अंदर, जब तक वो कपल ऑफ इंचेस वहां तक ना पहुंचे और देखा जाता है कि जो सॉल्यूशन डाला जा रहा है वो ओवरफ्लो नहीं हो जाए। ये एब एंड फ्लो सिस्टम है, जिसके अंदर सॉल्यूशन नीचे रहता है और वो पंप किया जाता है ऊपर की तरफ, ऊपर से डाला जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, वो और जो एक्स्ट्रा रहता है वो वापस से नीचे आ जाता है सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पॉपुलर जो वाइडली यूज किया जा रहा है, बहुत बड़े स्केल पे यूज किया जा रहा है, वो है एनएफटी, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी। बहुत बड़े स्केल पे इसको यूज किया जा, कमर्शियल जो किया जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स में, इसमें एनएफटी टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज किया जा रहा है। इस सिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन होता है वो एक बड़े रेजर्वियर के अंदर रखा जाता है। वहां से सॉल्यूशन को पंप करके स्लोप का सिस्टम में चैनल रखा जाता है कि आराम से वापस से रेजर्वियर के अंदर सॉल्यूशन वापस आ जाता है। जब न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन चैनल के अंदर डाला जाता है, वो स्लोप में नीचे की तरफ आ जाता है और हर रूट्स को राइट अमाउंट, जो जितना चाहिए न्यूट्रिएंट उतना उसको आराम से सॉल्यूशन मिल जाता है। ये इसका टेक्नोलॉजी है कि इसके अंदर खाली स्लैंडिंग रहता है, स्लोप के अंदर रहता है, वो पंप करके ऊपर पानी डाल दिया जाता है और पूरा का पूरा हर रूट्स को जितना रिक्वायरमेंट है उतना मिलता है, और एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो वापस अंदर आ जाता है और वापस उस सॉल्यूशन को पंप कर दिया जाता है। ये कुछ अलग अलग तरह के हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। अब अपने जो मेन आज का टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक के अंदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या क्या रहता है। अराउंड थियरी देखते हैं तो 160 ईयर्स अगो साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा, तय किया था कि मेन 10 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें से 3 जो हैं वो हवा और पानी से मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी के जो 6 रहते हैं कि मेजर न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। आयन अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कि जो प्लांट लेता है सॉइल से या अदर मीडियम से। तो उसके अलावा जो बाकी के 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इवन आयन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो एडिशनल जो 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं दैट इज मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ये सारे के सारे हमने हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक पूरी सीरीज बनाई है, जिसे हम बोलते हैं उत्कर्ष ग्रो माइक्रो ब्लूम सीरीज, जिसके अंदर ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी के सारे 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कवर्ड। ये एक हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस लिक्विड हमने जो बनाया है। जो ग्रो है वो जो अच्छी जड़ें बनाने के लिए काम करता है वेजिटेटिव स्टेज के लिए। माइक्रो है, उसके अंदर मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है जो प्लांट के ग्रोथ में और ब्लूमिंग साइकिल के अंदर मदद करता है। और जो ब्लूम जो है वो खास करके जो फ्रूटिंग वाले जो रहते हैं उनके लिए काम करता है। जब अपने लीफी वेजिटेबल उगा रहे होते हैं तो उसके लिए ग्रो और माइक्रो इज सफिशिएंट। अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, फ्रूट वाला क्रॉप अगर आ रहा है, तो उसके लिए आपको ब्लूम लेने की जरूरत होती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर जो रूट्स जो होते हैं वो उसको रेगुलरली पानी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है। जो ग्रोअर होता है उसको ये चैलेंज रहता है कि प्लांट की जरूरत क्या के हिसाब से उसे सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता रहना चाहिए।
so that कुछ नुकसान ना हो और कुछ भी न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं हो जाए और कोई भी डेफिशिएंसी नहीं हो जाए, इसको ध्यान में रख के हमने ये सीरीज बनाई है। ऐसा देखा गया है कि शुरुआत के स्टेज में, वेजिटेटिव स्टेज के अंदर प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा होती है, उसके साथ साथ फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम की जरूरत भी ज्यादा होती है, क्योंकि यही मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो जरूरत रहती है। प्लांट्स पूरी साइकिल के दरमियान कैल्शियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी यूज करता है। तो उत्कर्ष माइक्रो जो है, दैट इज कॉल्ड द फाउंडेशन और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सीरीज, जिसके अंदर नाइट्रोजन मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है और सारे के सारे बाकी के सारे ट्रेस एलिमेंट मिल जाते हैं, जो हाइड्रोपोनिक्स के डाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ उत्कर्ष ग्रो और माइक्रो को जब हम साथ में यूज करते हैं तो प्लांट को जितना जरूरी एडिशनल नाइट्रोजन, पोटेशियम है वो भी मिल जाता है, जिसकी वजह से प्लांट का फोलियर ग्रोथ और स्ट्रक्चरल ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर अपने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, जो ब्लूम जो है, तो वो जितना फ्लावरिंग के लिए जरूरी फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर वो प्रोवाइड करता है। ये हमारी पूरी ग्रो माइक्रो ब्लूम की सीरीज है। कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए हमने कैलमैक भी बनाया है, जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम की पूरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये क्या है कि रेडीमेड सीरीज है। इसके अलावा आपने डू इट योरसेल्फ, आप खुद भी कर सकते हैं। और क्या रॉ मटेरियल यूज करना की जरूरत रहती है, कितना यूज करना चाहिए, क्या होता है, उसके बारे में अपने देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जो 12 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी मदद से हमने अपनी सीरीज बनाई है, तो वो उसको कैसे ध्यान में रखना चाहिए। तो अपने को जब जब भी हम कुछ बना रहे हैं, डू इट योरसेल्फ, तो ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए एक रेंज है कि अगर हम नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं तो नाइट्रोजन 180 टू 230 ppm यूज करना है, फॉस्फोरस 30 टू 50 ppm है, पोटेशियम 150 टू 400 है। आप बोलेंगे ये रेंज क्यों है? ये रेंज है अलग अलग क्रॉप्स के लिए, और दिस इज द फाउंडेशन। ये जो स्लाइड है, दिस इज द फाउंडेशन स्लाइड फॉर डूइंग योर सेल्फ। अगर आपको रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए तो हमने जैसे बताया कि हमने बनाया है, लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन ब्लॉक है। ये कैल्शियम 160 टू 250 ppm की जरूरत रहती है, मैग्नीशियम इज 30 टू 75 ppm, सल्फर 65 टू 150 ppm, मैंगनीज 0.5 टू 1 ppm, आयरन 1 टू 5 ppm, कॉपर 0.1 टू 0.2 ppm, जिंक 0.33 टू 0.5 ppm, मोलिब्डेनम वेरी बहुत कम चाहिए 0.05 टू 0.1 ppm, बोरॉन इज 0.5 ppm। तो ये फाउंडेशन है। ये स्लाइड आप सब लोग नोट कर लेना। अब ये हमें मिलेगा कहां से? तो नाइट्रोजन के लिए मेजर इज अमोनियम नाइट्रेट, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि वो एक तरह का एक्सप्लोजिव में आता है, बैन रहता है। लेकिन उसके नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट से 13045 जिसे बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट से जिसके अंदर कैल्शियम भी मिल जाता है, नाइट्रोजन भी मिल जाता है, हमारी कंपनी ये दोनों बनाती है। फॉस्फोरस का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है दैट इज फुलफिल्ड बाय मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर 61% फॉस्फोरस आता है। मोनो पोटेशियम फॉस्फेट 52% फॉस्फोरस आता है उसके अंदर। वी मेक बोथ दिस प्रोडक्ट्स। पोटेशियम फर्टिलाइजर हमें मिलता है नाइट्रेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं इसे, सल्फेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम सल्फेट, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट। एनओपी के अंदर 45% पोटाश मिलता है, एसओपी में 50% मिलता है, और 050 टू 34 में 34% होता है। अब एक छोटा सा आप अपने मन में आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपीएम एंड परसेंटेज। सो इट इज वेरी इजी। 1% इज इक्वल टू 10,000 ppm। वो बहुत इजी है, क्योंकि अगर अपने ये बात को समझ जाते हैं तो ये फर्टिलाइजर के परसेंटेज से हम खुद बना सकते हैं। पीपीएम 10,000 ppm इज इक्वल टू 1%, और हमें मेंटेन करना है, ये पीपीएम में मेंटेन करना है, तो हमें परसेंटेज वाइज हम देखते हैं तो बहुत कम चाहिए। तो उसको ध्यान में रख के हमें अपना सॉल्यूशन बनाना चाहिए, बिकॉज फाउंडेशन स्लाइड इज दिस वन। अब मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट रहती है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट हम दो तरह से पूरी कर सकते हैं। एक है मैग्नीशियम ईडीडी। मैग्नीशियम ईडीडी के अंदर 6% मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर 9.6% मैग्नीशियम होता है। वी मेक बोथ दिस आल्सो। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम फर्टिलाइजर को हम फुलफिल करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट से और कैल्शियम ईडीडी से। तो कैल्शियम के ईडीडी के अंदर 10% होता है कैल्शियम,
जिंक के लिए हम लोग कई लोग जिंक सल्फेट भी यूज करते हैं। हम जिंक सल्फेट नहीं बनाते हैं, लेकिन जिंक जिंक सल्फेट भी दो तरह से आता है, 21% जिंक वाला, 33% जिंक वाला। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स के अंदर मेजर फार्मर्स जिंक ईडीडीए यूज करते हैं, जिसके अंदर 12% आता है। आयन के लिए तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम तीनों के तीनों बनाते हैं। एफी एडा, एडा के अंदर 6% आता है। एफी ग्रो, पी ग्रो, एफी डीटीए 12% आता है। हम उसका एफी एक्वेरियम नाम दिया एफी डीटीबीए को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्वेरियम में जाता है, इसलिए हमने उसको ब्रांड नेम इस तरह से रखा हुआ है। तो वो उसके अंदर 11% रहता है। हमारा जो उत्कृष्ट माइक्रो है, उत्कृष्ट माइक्रो के अंदर आयन के आयन तीनों स्वरूप में अवेलेबल है। हमने तीनों के तीनों स्वरूप को डाला हुआ है। अगर आप रेडीमेड वो लेते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बोरॉन के लिए अगर मेन जो यूज होता है दैट इज डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट, जिसके अंदर 20% बोरॉन रहता है। अगर एमिनो चिलेटेड फॉर्म के अंदर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम भी आता है, बोरॉन भी आता है। तो कैल्शियम उसके अंदर 6% होता है और बोरॉन इज 5.5%। कॉपर के लिए कॉपर ईडीटीए यूज करते हैं, जिसमें कॉपर इज 15%। हमारा वो कॉप कॉल के नाम से। इसके अलावा काफी फार्मर्स कॉपर सल्फेट भी यूज करते हैं। मैंगनीज के लिए अंदर भी मैंगनीज सल्फेट भी है, मैंगनीज ईडीटीए भी है। मैंगनीज ईडीटीए के अंदर 12% मैग्नीशियम होता है और मैंगनीज सल्फेट के अंदर 31% मैंगनीज होता है। लेकिन सल्फर के अंदर जब हम सल्फेट फॉर्म में यूज करते हैं तो उसका सल्फर का परसेंटेज भी हमको गिनना चाहिए। नहीं तो सल्फेट फॉर्म में हम जब यूज करते हैं ना, तो हर चीज अगर हम सल्फर फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या होता है कि सल्फर का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ईडीडीए फॉर्म में इनको यूज करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। मोलिब्डेनम के अंदर दो फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है, एक सोडियम मोलिब्डेट होता है, एक अमोनियम मोलिब्डेट होता है। हम लोग सोडियम मोलिब्डेट नहीं बनाते क्योंकि सोडियम इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स। तो वी मेक ओनली अमोनियम मोलिब्डेट ओनली, जिसके अंदर मोलिब्डेनम का परसेंटेज 52% होता है। कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि अमोनियम से नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन उसका अमोनियम में नाइट्रोजन का, मोलिब्डेट के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत नेग्लिजिबल रहता है, क्योंकि मोलिब्डेनम की जरूरत बहुत ज्यादा कम है, 0.05 ppm है। जब 0.005 ppm के अंदर मोलिब्डेनम जाता है तो जो उसके साथ में जो नाइट्रोजन जाता है वो भी बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम ppm में होता है उस जो रिक्वायरमेंट होती है। तो आप आराम से अमोनियम मोलिब्डेट ही आपको यूज करना चाहिए, बिकॉज सोडियम इज नॉट रिक्वायर्ड या इट इज हार्मफुल। सिलिका भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सिलिका का परसेंटेज मैंने अपनी स्लाइड में नहीं लिखा, लेकिन सिलिका का भी रोल है। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, आप इसको सॉल्यूशन में भी डाल सकते हैं। कितना पीपीएम चाहिए उसका मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारा जो सिलिका आता है सिल्फर्ड, उसके अंदर 22% सिलिका आता है। Since I am not having any authentic information regarding the ppm requirement of silica, I am not, मैंने अपनी स्लाइड में वो लिखा नहीं है। अभी अपने हाइड्रोपोनिक्स मीडिया के बारे में देखेंगे। जैसे हमने देखा कि नेटपॉट के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो नेटपॉट के अंदर जो मेजर फार्मर शुरुआत करते हैं या करते हैं, सबसे सस्ता वाला मीडिया जो रहता है दैट इज कोकोपीट। तो कोकोपीट जो है वो प्रीमियम कॉयर है। हमारा खुद का सेटअप है जिसके अंदर हम लोग सूरत के अंदर ही, सूरत में जो नारियल पानी सूरत वाले पीते हैं उसी से हम लोग कोकोपीट बनाते हैं। वो पाउडर फॉर्म में भी रहता है और ब्रिक ब्रिक का भी हमारा काम फरवरी से शुरू हो जाने वाला। तो वी आर हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ कोकोपीट। तो और जो कोकोपीट रहता है वो एक ऑर्गेनिक मीडियम रहता है जो कोकोनट से बनता है, जो हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के अंदर भी यूज होता है और सीड सोइंग के लिए भी यूज होता है। उसका एडवांटेज ये है कि वो बहुत लाइट वेट रहता है, इनर्ट रहता है और एक कम्स फ्रॉम अ सस्टेनेबल सोर्स, मतलब उसके अंदर सस्टेन रह सकता है। जो कोकोपीट यूज करना चाहिए वो लो ईसी वाला यूज करना चाहिए। लो ईसी मतलब जिसका ईसी 400-300 से कम रहता है वो यूज करना चाहिए। दूसरा प्रोसेस्ड कोकोपीट, मतलब वो मेरे को टेक्निकल वर्ड याद नहीं आ रहा है, उसको कैल्शियम नाइट्रेट से ट्रीट करके भी यूज किया जाता है। हम लोग वो वाला कोकोपीट भी बनाने वाले हैं, अभी नहीं बना रहे हैं लेकिन उसको भी हम लोग बनाने वाले हैं। सेकेंड इज एक्सपेंडेड क्ले पेबल्स। एक्सपेंडेड क्ले पेबल्स जो होते हैं कि वो भी एक मीडियम रहता है जो प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है। नॉर्मली जो एक्सपेंडेड क्ले पेबल्स हैं वो केमिकली इनर्ट रहते हैं और पीएच को भी असर नहीं करते हैं और उसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दे आर यूजुअली मेड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ क्ले जिसको हाई टेम्परेचर पे एक तरह से
पॉप करके एक पॉपकॉर्न जैसा बना दिया जाता है। वो एक्चुअली छोटा रहता है लेकिन हाई टेम्परेचर में उसको पॉप करके बनाया जाता है। ये हमारा कोकोपीट है जो पाउडर फॉर्म में है। लेकिन जो कोकोपीट रहता है वो बहुत अलग अलग ग्रेड में, जैसे मैंने बोला, बहुत अलग अलग ग्रेड में रहता है कि वो डिट्रीमेंट हो सकता है। इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी वाला लेना है। हम लोग 2 से 3 वेरिएंट्स अभी 2 बना रहे हैं। अभी हमारा मीडियम वाला है, लेकिन वेरी सून वी आर कमिंग अप विद ब्रिक्स, लो इसी ब्रिक्स ऑल्सो। एंड और दूसरा वो कैल्शियम नाइट्रेट से ट्रीटेड वाला भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसके अलावा रॉकवूल का भी यूज कर सकते हैं। रॉकवूल जो है वो जो रॉक्स होता है उसके मेल्टिंग होने से बनता है एक्चुअली। उसका अलग अलग थ्रेड्स को अलग अलग यूज किया जाता है और वो स्पॉन्ज की तरह अवेलेबल रहता है। इट इज एक्चुअली एक तरह का वो इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है। इंसुलेशन में बहुत अच्छा यूज होता है रॉकवूल, लेकिन उसको कोकोपीट आपने एज ए सबस्ट्रेट भी हाइड्रोपोनिक्स के अंदर काफी यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज परलाइट। परलाइट जो होता है वो वॉल्केनिक रॉक होता है जिसको बहुत ज्यादा सुपर हीट करके लाइट वेट एक्सपेंडेड ग्लास पेबल के बनाया जाता है। जो वो परलाइट रहता है वो लूज रहता है पानी के अंदर, और इट इज एक्टिंग एज अ वेरी, मतलब बहुत अच्छा सबस्ट्रेट का काम करता है। अगर हम परलाइट यूज करते हैं तो सॉइल का डेंसिटी वो घटाने में बहुत मदद करता है। परलाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी वर्मिक्यूलाइट से सिमिलर रहती हैं, लेकिन वो ज्यादा हवा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरह पूरी फुलफिल करने में मदद करता है और पानी कम करता है, यूज करता है। जो परलाइट जो रहता है वो नॉर्मली टर्की से आता है, इंडिया में नहीं बनता है, वो टर्किश प्रोडक्ट रहती है। वर्मिक्यूलाइट है वापस से वो जैसे परलाइट बनाया जाता है सुपरहीट करके, उस तरह से एक्सपांड करके लाइट पेबल्स की तरह बनाया जाता है। वर्मिक्यूलाइट की जो परख है परलाइट से कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी परलाइट से बहुत ज्यादा है, और वो एज ए नेचुरल विकिंग प्रॉपर्टी रहती है। मतलब कि वो विकिंग प्रॉपर्टी मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर रहता है उसको खींच के ऊपर लाने का काम बहुत अच्छा करता है। अगर बहुत ज्यादा पानी है और हवा आजू बाजू में नहीं है, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि अपने को थोड़ा परलाइट का भी यूज करना चाहिए। तो परलाइट और वर्मिक्यूलाइट का दोनों को साथ में अगर हम यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छा एक सबस्ट्रेट बनता है। हम लोग एक पॉट मिक्स भी बनाते हैं विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परलाइट, वर्मिक्यूलाइट एंड कोकोपीट। ये हमारे खुद के वर्मिक्यूलाइट और परलाइट हैं जो हम करते हैं। और वर्मिक्यूलाइट जो हमारा रहता है वो काफी बड़ी साइज में बड़ा बड़ा वाला रहता है। इनके अलावा जो दूसरे सबस्ट्रेट यूज किए जाते हैं वो है सैंड रहता है, और सैंड बहुत सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज है कि बहुत ज्यादा वजनदार होता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी को पकड़ नहीं रहता है, और उसको दो प्लांटेशन के बीच में उसको स्टरलाइज करने की जरूरत भी रहती है। कई बार डिमांड में ज्यादा रहता है और इजीली अवेलेबल रहता है, तो कई बार सैंड का शॉर्टेज भी रहते हैं, और उसका कई बार शॉर्टेज भी देखा जाता है अगर डिमांड जब ज्यादा रहती है उसकी। इसके अलावा प्यूमाइस का भी यूज किया जाता है और वुड फाइबर का भी यूज किया जाता है, लेकिन मैंने मतलब फार्मर्स लोग इसका यूज को करते हुए मैंने बहुत कम देखा है। फिर राइस हस्क का भी यूज कर सकते हैं। राइस हस्क इज अ वेरी गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लेकिन वो समय के साथ में डीके हो जाती है और वो ड्रेन होना भी शुरू हो जाती है, और वो पानी रिटेन करने की कैपेसिटी उसकी बहुत कम रहती है। इसके अलावा ग्रोस्टोन का भी यूज किया जाता है। ग्रोस्टोन जो है वो ग्लास वेस्ट से बनता है, जिसके अंदर बोथ दोनों पानी की और हवा को दोनों को रिटेन करने की कैपेसिटी परलाइट और कोकोपीट से ज्यादा रहती है। दिस एग्रीगेट होल्ड्स मोर वाटर देन parboiled rice hulls also. जो ग्रो स्टोन का वॉल्यूम जो रहता है इट कंटेन्स 0.5 to 5% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अंदर इतना रहता है। उसको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जाती है। वापस से जरा देख लेते क्या फर्क रहता है कि हाइड्रोपोनिकली ग्रोन कैसे बेटर रहता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो उगाया जाता है वो इट इज मोर क्लीनर देन द सॉइल काउंटर पार्ट, एंड द ग्रोअर हैज द एबिलिटी टू एडजस्ट आप न्यूट्रिएंट्स को कम ज्यादा कर सकते हैं जैसा चाहिए। आप बहुत कम टाइम में यील्ड आ जाती है। दूसरा, हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो टेस्ट रहता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है टेस्ट के लिए न्यूट्रिएंट्स की, वो अपने आराम से फुलफिल कर सकते हैं।
अभी अपने देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम को मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन इज, पहला तो पानी कैसा यूज करना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए। तो पहला पानी की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, तो उसके अंदर कितना कैल्शियम है और कितना पानी के अंदर कितना मैग्नीशियम है, उससे उसका हार्डनेस तय होता है, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमारा रिकमेंडेशन ऐसा है कि आपको पानी का टेस्ट कराओ, पहले सबसे पहले पानी का टेस्ट कर लेना चाहिए कि आपका पानी के अंदर टीडीएस कितना है या ईसी कितना है। टीडीएस और ईसी के आगे स्लाइड आएगी, मैं बताऊंगा कि क्या चीजें हैं। अगर आपका टीडीएस 200 पीपीएम है या उससे ज्यादा है, तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप कैल्शियम का कंटेंट भी कर लीजिए। अगर आपको कैल्शियम भी ज्यादा देखने को मिल रहा है तो वो आपका पानी हार्ड वाटर है और उसको आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपका कैल्शियम आपके पास पानी का कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है, आपको वही पानी यूज करना है, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको उत्कृष्ट माइक्रो का यूज करना चाहिए अगर आपका कैल्शियम कंटेंट 70 पीपीएम से ज्यादा है। अगर अपने उत्कृष्ट माइक्रो यूज करते हैं तो वो, जैसे आगे मैंने बताया कि वो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, जो हार्ड वाटर कंडीशंस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप नॉन चिलेटेड प्रोडक्ट हार्ड वाटर के अंदर यूज करते हैं तो वो कैल्शियम के साथ में रिएक्शन में आ जाता है और इनसॉल्युबल सॉल्ट क्रिएट कर डालता है। तो वो इनसॉल्युबल सॉल्ट क्रिएट ना हो, उसलिए वी विल रिकमेंड, इफ यू आर हैविंग, इफ योर वाटर इज hard and contains more than 70 ppm of calcium, तो go use only उत्कर्ष माइक्रो। क्लोरीन के बारे में देखते हैं तो क्लोरीन इज हाईली वॉलेटाइल। क्लोरीन जैसे ही संपर्क में आता है तो वो उड़ जाता है, क्योंकि क्या रहता है कि अब हम अगर म्यूनसिपैलिटी का पानी जब यूज करते हैं तो उसके अंदर क्लोरीन कंटेंट भी आता है, लेकिन उस क्लोरीन को अपने ज्यादा कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो जैसे ही आता है रूट्स के संपर्क में तो वो क्लोरीन उड़ जाता है। तो अगर आपका हाइड्रोपोनिक्स यूनिट एकदम बराबर चल रहा है, रोटेशन पानी का एकदम बराबर चल रहा है, तो रूट्स को पानी के फ्लो की वजह से जो भी उसको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है तो वो आराम से मिल जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स के अंदर सॉल्युबल ही रहता है। तो आपका मीडियम कैसा सिस्टम है वो तय करता है कि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है या नहीं होती है। आपका जो पानी का जो टेम्परेचर रहता है या न्यूट्रिएंट मीडियम जो रहता है, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 18 टू 26 डिग्री। अगर ये मेंटेन करते हैं तो जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से कई बार टेम्परेचर प्लस माइनस होता है। आप जब खुद यूज कर रहे होते हैं तो उसको भी आप ध्यान दीजिए कि कुछ फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद मेरे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। जो प्लांट्स रहते हैं अंदर वो, दे यूजुअली डू नॉट लाइक रैपिड टेम्परेचर चेंज, स्पेशली द रूट जोन। तो मतलब आपको फर्टिलाइजर को इस तरह से यूज करना है कि वो कोई भी पानी के टेम्परेचर चेंज नहीं आना चाहिए। ये अपने इंडिया के अंदर तो इतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक्वेरियम हीटर्स की भी जरूरत अपने को पड़ती है अगर अगर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। अपने इंडिया के अंदर ज्यादातर एरिया के अंदर इतना पानी का टेम्परेचर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। अगर है तो आपको एक्वेरियम हीटर्स की लगाने की जरूरत है, इफ यू आर सीरियस हाइड्रोपोनिक्स फार्मर, to maintain the temperature of 18 to 26 degree temperature. Next challenge for a hydroponic farmer is algae. इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है मेजर, कि आपको जो डायरेक्ट सनलाइट से पूरा सॉल्यूशन को दूर रखना है। जो भी सॉल्यूशन है उसको आपको ढक के रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे आगे आपने जो स्लाइड मैंने दिखाई थी अलग अलग सिस्टम की, उसके अंदर कहीं पे भी सॉल्यूशन का पानी एक्सपोज नहीं है। तो अगर सनलाइट नहीं लगती है तो algae का फॉर्मेशन होने के चांस बहुत ज्यादा कम है। अगर आपके यहाँ पे algae आ गई है तो आप उसको दूर कर सकते हैं ब्रश की मदद से, या आप यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज अराउंड 3% H2O2 पर 75 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन टू रिमूव द इट। ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने देखने के पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट के अंदर, तो आपको उसको बाहर फ्लश कर देना है रेजर्वियर से बाहर, ज्यादा पानी डाल के।
और फिर एक नया बैच न्यूट्रिएंट्स का डालने की जरूरत है। वही आप बैच यूज करते रहेंगे तो आप आपके प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए जब व्हेन द रिजर्वियर लेवल बिगन्स टू ड्रॉप, हाउ टू टॉप इट विद फ्रेश वाटर और न्यूट्रिएंट्स। जैसे आपका पानी का लेवल घटना शुरू होता है तो आप कैसे उसके अंदर नया पानी डालेंगे और न्यूट्रिएंट्स डालेंगे। आपको आपके जो पूरा रिजर्वियर सिस्टम है उसको हर 7 से 10 दिन में साफ करने की जरूरत है और रीमिक्स करने की जरूरत है और पानी फ्रेश वाटर ऐड करने की जरूरत है। मैं स्लाइड पे कहीं लिखा नहीं है, आई विल रिकमेंड, वी रिकमेंड ऑलवेज गो फॉर आरओ वाटर। अभी आरओ सिस्टम अपने वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। हम लोग काफी सारे लोग घर में यूज करते हैं, खुद का घर का आरओ सिस्टम रहता है। आरओ सिस्टम नहीं है तो बाजार से हमें आरओ का पानी मिल जाता है, तो गो फॉर आरओ वाटर ओनली। क्योंकि आरओ वाटर का जो टीडीएस रहता है वो दैट इज अराउंड 40 टू 60 पीपीएम, तो उसके अंदर नेग्लिजिबल सॉल्ट आता है। तो बने हो सके तो घर का टैप वाटर हमें अवॉइड करना चाहिए, प्रोवाइडेड के मतलब नॉर्मली जो टैप वाटर रहता है दैट इज द रेन वाटर। अगर जो आपका लेक से आ रहा है या कहीं से आ रहा है बोरिंग वाटर रहता है तो उसका टीडीएस पता ही नहीं रहता कि उसको तो चेक करने की जरूरत रहती है। तो टू बी अ गुड टू फॉर डूइंग सक्सेसफुल हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, फाउंडेशन इज गो फॉर आरओ वाटर। अभी प्लांट जो रहते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आपको रेगुलरली उसको यूज चेंज करने की जरूरत रहती है। अगर आपका पानी आरओ रहता है तो आप इसका यूज रिजर्वेयर को चेंज करने का आप डिले भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप कोई भी फर्टिलाइजर यूज करो, जैसे मैंने बताया था अलग अलग पीपीएम के अलग अलग वाला तो आपको मेंटेन करना ही है, लेकिन जो पानी का जो स्ट्रेंथ रहता है क्या मेंटेन करना है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। कि टोटल पीपीएम कभी भी आप जब चेक कर रहे हो अपने सॉल्यूशन का, इट शुड बी बिटवीन 800 टू 1500 पीपीएम ओनली। आपको 800 रखना है या 1500 रखना है वो डिपेंड करेगा कि आपका प्लांट की क्या कंडीशन है, कौन सा सर्कमस्टेंसेज है और आप किस तरह से उसको उगा रहे हैं। लेकिन इससे आपको कम भी नहीं रखना है, इससे ज्यादा भी नहीं रखना है। अगर आपको लगता है कि पीपीएम बहुत कम हो गया है तो आप नए न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं और उसको डिजायर्ड लेवल पे लेके जा सकते हैं। और इस तरह से ही न्यूट्रिएंट्स को हमें ऐड करना चाहिए कि भाई पानी की क्वालिटी मेंटेन रहे और फाइनल रीडिंग अपने आ जाए। हमेशा हो सके तो थोड़ा थोड़ा ही हमेशा न्यूट्रिएंट्स को डालना चाहिए, तो सो दैट अपना जो लेवल है 800 टू 1500 पीपीएम का वो मेंटेन रहे। एक साथ में कभी भी न्यूट्रिएंट को ज्यादा नहीं ऐड करिए, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट ऐड करिए और बार बार पीपीएम को चेक करते रहिए। अभी अपने देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन हाइड्रोपोनिक्स। तो पीएच है क्या? पीएच इज द मेजर ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O2। ये एक टेक्निकल बात है लेकिन हमें तो उसके मेजरमेंट के ऊपर मेजर देखना है। इट इज बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक स्केल फ्रॉम 0 टू 14। जो पीएच के मेजरमेंट होता है वो 0 टू 14 के बीच में होता है। जो प्योर वाटर रहता है या आरओ वाटर बोलते हैं उसका पीएच अराउंड 7 के आसपास होता है। अगर पीएच पानी का 7 से कम है तो उस सॉल्यूशन को एसिडिक बोलेंगे, या सॉल्यूशन का एकदम अगर सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा है तो उसको हम अल्कलिन बोलेंगे। क्योंकि बिकॉज द स्केल इज लॉगरिथमिक एंड नॉट लीनियर, pH of 6 indicates 10 times more H proton than a pH of 7. It is not linear, मतलब 10 टाइम का फर्क पड़ जाता है। और pH of 5 indicates 10 times more proton than pH of 6। ये एक थियरी समझने की जरूरत है कि हम एक pH कम करते हैं लेकिन वो एक पॉइंट कम नहीं हो रहा है, वो 10 टाइम्स कम हो रहा है जब मेजर करते हैं। लेकिन हमें हमें अपने क्रॉप को लिए इतना ही समझने की जरूरत है कि हमें आदर्श पीएच अपने हाइड्रोपोनिक क्रॉप के लिए रखना चाहिए 5.5 से 6.5 के बीच में। हम पीएच को मेजर कर सकते हैं पीएच पेपर की मदद से, पीएच मीटर की मदद से। तो हमारे पास में ऑलवेज गुड क्वालिटी पीएच पेपर या पीएच मीटर होना चाहिए। अगर आपका सॉल्यूशन का पानी का सॉल्यूशन अगर बहुत अलग कलर का हो रहा है तो पीएच पेपर का मतलब नहीं है यूज करने का। आप पीएच मीटर यूज करिए। पीएच मीटर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि वो बिगड़ जाता है, तो पीएच पेपर हमेशा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। तो आप पीएच पेपर को आप
हमेशा पीएच पेपर को ऐसे बैकअप भी रखना चाहिए अपने को. pH is important because it affects availability and absorption of several of the atomic 16 atomic element needed for plant growth. pH बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का तभी होगा जब pH आप अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे. जैसे आगे बताया है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो एलिमेंट्स का होता है वो 5.5 से 6.5 pH के बीच में होता है, इसलिए आपको उसको मेंटेन करना है. जब अगर पीएच आपका नीचे गिर जाता है, जब आपने 5 से नीचे जब आप मैक्रो एलिमेंट्स ऐड करते हो या कम हो जाते हैं, आप अलग अलग चीजें ऐड करते हो और आप क्या ऐड कर रहे हो उसके ऊपर पीएच बढ़ता है या घटता है, लेकिन आपको पीएच को आपको मेंटेन करना पड़ता है. अभी पीएच लेवल हमने अपने पीपीए मेंटेन कर डाले, अपना पीएच लेवल न्यूट्रिएंट्स मेंटेन कर लिया, लेकिन अभी हमको पीएच को मेंटेन करने की जरूरत है. तो पीएच को हम एसिड द्वारा या बेस के द्वारा भी हम मेंटेन कर सकते हैं. तो उत्कर्ष में हमने पीएच अप पीएच डाउन को डिजाइन किया है. इसके लिए बहुत सारे एसिड्स होते हैं कि जो बहुत डेंजरस होते हैं. अगर आप खुद यूज करते हो तो आपको इस तरह का यूज नहीं करना चाहिए. हमने इसके लिए एकदम सेफ टाइप के 2 प्रोडक्ट बनाए हैं. One is hydroponics pH up and one is hydroponics pH down, acidic और basic range वाले. जैसे उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा पूरा कैसे यूज करना चाहिए. हमेशा जब भी हम चालू कर रहे हैं तो पहले हमें पानी का पीएच माप कर लेना चाहिए, सो दैट आपको मालूम पड़ जाए कि आपका पानी का पीएच कितना है, और उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना चाहिए. जैसे हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करना शुरू करते हैं और पूरा का पूरा सॉल्यूशन जब मिक्स हो जाता है, तो वापस से हमें उत्कर्ष अपने पीएच को मापना चाहिए और बार बार पीएच को मेजर करते रहना चाहिए. हमने जो हमारी सीरीज बनाई है उत्कर्ष ग्रो माइक्रो ब्लूम सीरीज, तो उसके अंदर हमने पीएच बफर मेंटेन कर रखा है. अगर आप वो सीरीज यूज करते हैं तो नॉर्मली आपका जो पीएच जो है वो डिजायर्ड लेवल पे मेंटेन रहता है. लेकिन काफी लोग, जैसे मैंने आप बताया कि काफी लोग खुद अपने न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट जब आप खुद बनाते हैं तो पीएच का लेवल आपको मेंटेन करना पड़ता है. It is always a good idea to note how much water, nutrients and pH modifiers are needed to obtain the desired level. After several startups, you can generally get a feel of how much acid or base to use for your situation. आप जैसे काम करते जाएंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई मुझे कितना पीएच अप डालना है, कितना पीएच डाउन डालना है. पीएच अप और पीएच डाउन को भी आपको बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में ही डालना चाहिए, ताकि मालूम रहे कि भाई कितना पीएच अप करना है, कितना पीएच डाउन करना है. Frequently, pH stays within a desirable range for a considerable time. ज्यादातर समय वो डिजायरेबल रेंज में ही रहता है, लेकिन जब न्यूट्रिएंट्स कम होने शुरू हो जाते हैं तो वो या तो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है या बहुत घटना शुरू हो जाता है. जैसे ही पीएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रिएंट्स को आपको रिफिल करने की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स को आपको चेंज करने की जरूरत है. अगर आप हार्ड वाटर यूज कर रहे हो तो पीएच बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना पानी आधा हार्ड होता है उतना उसका पीएच भी ज्यादा होता है. तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत रहती है एसिड डालकर, या हमारा अपना क्या बोलते हैं पीएच डाउन यूज करके, या आप आरओ वाटर डाल सकते हैं ताकि पीएच आपका मेंटेन हो जाए. अगर आपका पीएच बार बार 4 से ज्यादा ड्रॉप हो रहा है बार बार क्लीन करने के बाद में, तो आपको पीएच अप डालने की जरूरत है. ये दिस हैपन्स मेनी टाइम्स, क्योंकि जो पोटेशियम के जो आयंस रहते हैं उनकी वजह से कई बार पीएच को डाउन हो जाता है. पोटेशियम जो है वो कुछ भी, हमारा जो ग्रो माइक्रो ब्लूम है उसके अंदर, सबके अंदर पोटेशियम है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, तो उसकी वजह से कई बार पीएच डाउन होने के चांस होते हैं. Sometimes pH crashes because of the presence of large amount of microbial activity in the nutrients. तो कई बार माइक्रोबियल एक्टिविटी भी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से पीएच का वेरिएशन बड़ा हो जाता है. माइक्रोबियल एक्टिविटी नॉर्मली तब चालू होती है जब आपका सिस्टम के अंदर आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, हर 7 से 10 दिन में उसको साफ नहीं कर रहे हो, या फिर उसके अंदर algae का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इसको आपको पीएच को मेंटेन करने के लिए बेस्ट है कि आपको रेगुलरली अपने सिस्टम को साफ करते रहना चाहिए. अपन ने अभी एक ईसी और बीपीएम की थियरी है, कुछ कुछ बातें मैं बता दी है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को समझने की जरूरत है. तो ईसी क्या है, पीपीएम क्या है, वो हम देख लेते हैं. दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि उसको मेजर करने का तरीका अलग अलग है. तो ईसी जो है वो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह से होता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स के अंदर
जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है उतना उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ज्यादा पास हो सकता है। जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा है, और जितना न्यूट्रिएंट्स कम है उसके अंदर उतना ही उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है। EC is the common unit for measuring the concentration of element in the nutrient solution. One ppm is one part by weight of the mineral in 1 million. वो ये ppm की थियरी के ppm क्या है? तो ppm is one part of the weight of the mineral in 1 million part of the solution. ppm का फुल फॉर्म है parts per million. अभी EC और ppm के बीच में रिलेशनशिप क्या है? अगर आपका पास में EC मीटर है और आपको उसको ppm में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपने मेजर किया कि आपका 1 ppm आया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2, तो 1 EC इज इक्वल टू 500 ppm. कन्वर्स, अगर आपका ppm 500 है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1000. आप इस स्लाइड को फोटोग्राफ खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो दैट विल बी 1 EC. एक्चुअली क्या होता है कि अगर EC मीटर है, कई लोग बोलते हैं ppm कैसे करेंगे, तो ये हमने आपको कन्वर्टर बता दिया है कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक के अंदर दूसरे के अंदर. ppm क्या होता है? ppm is the concentration of contaminants in soil and sediments. 1 ppm is equal to 1 milligram of substance per kg. 1 milligram in 1 kg is equal to 1 ppm. ये बेसिक बात आपको समझने की जरूरत है. मिलियन मतलब 10 लाख होता है. 10 लाख के अंदर मतलब 10 लाख ml के अंदर 1 ml कुछ होना, या 1 मिलीग्राम इन 10 लाख मिलीग्राम is 1 ppm. ppm जो रहता है वो स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर क्या है उसके लिए कह रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हाइड्रोपोनिक्स थियरी ppm के ऊपर चलती है, तो ये इस टर्मिनोलॉजी को आपको समझ के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. जो मैंने बताया कि 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर के अंदर 1 लीटर के अंदर 1 मिलीग्राम डालते हैं तो वो उसको हम 1 ppm बोलते हैं. ppm is often used to describe concentration of contaminants in air also, as a volume fraction. In this case the conversion, in this case the conversion of ppm to milligram per cubic meter depends on the molecular weight of the contaminants. For example, 1 ppm chlorine represents 1 part of chlorine in 1 million part of air by weight, which is, अगर हमको ये एयर के साथ कंपैरिजन करना है तो हमको ये बात लागू होती है, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन के अंदर करते हैं तो ये जो सेकंड पार्ट है वो नॉर्मली हाइड्रोपोनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा. Why conductivity of nutrient is important? Conductivity is a measure of strength of nutrient solution. The higher the conductivity, the more the dissolved solids that are in the solution. जो plant, delicate plants, cutting, seedlings can experience fertilizer burn if the conductivity is too high. Conductivity is in ppm, always measured in ppm. जैसे आपको बताया आगे कि 800 से 1500 ppm होना चाहिए. This is why it should be maintained. अगर ज्यादा आप कर रहे हैं, ये सब delicate है तो conductivity ज्यादा होती है तो नुकसान कर सकता है. Once the plant begins growing, they need a stronger nutrient solution. जैसे आप शुरुआत में है तो आप 800 के आसपास रख सकते हैं, लेकिन प्लांट जैसे जैसे बड़ा हो रहा है आप ppm बढ़ा सकते हैं. up to 1500 ppm you can go. Some plant prefer a milder. अभी क्या बोलते हैं, प्लांट्स के हिसाब से भी अलग अलग रहता है कि कुछ प्लांट्स को माइल्ड न्यूट्रिएंट स्ट्रेंथ चाहिए, कुछ को ज्यादा चाहिए, और कुछ तरह की अलग अलग क्वालिटी के अंदर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है, इसलिए ppm का बहुत ज्यादा महत्व है. Conductivity is really a measure of nutrients in the solution. Low conductivity implies a low nutrient concentration, which usually results in nutrition deficiency and slow growth rate of your plants. One can look at the situation as higher conductivity is more food for your plants. However, be careful of very high level as this can burn or kill the plant. इसको अपने को मैंने जैसे बार बार बताया, 2-3 बार बताया कि 800 से 1500 आपको याद रखना है. ये उसके पीछे की थियरी कि क्या होता है. अभी हाइड्रोपोनिक्स के अंदर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन से प्लांट्स अच्छी तरह उगा सकते हैं, तो आप हाइड्रोपोनिक्स के अंदर टमाटोज है, लेट्यूस है, रेडिश मतलब मूली है, पालक है, स्ट्रॉबेरी, हर्ब्स अलग अलग तरह के, ब्रोकोली, कसूरी मेथी उगा सकते हैं, चेरी टोमेटो, कोरिएंडर, धनिया, इंपोर्टेड बेसिल, थाई बेसिल, रेड एमरैंथस, काले, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड लेट्यूस, ग्रीन लेट्यूस, लीक, पार्सली, सेलरी, बेबी स्पिनच. ये सब चीजें आप आराम से हाइड्रोपोनिक्स के अंदर उगा सकते हो. इसका प्रूवन डेटा भी अवेलेबल है. तो अभी मैंने काफी सारे हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो आप हमारे प्रोडक्ट आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं अमेजन के अंदर, या हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com, www.utkarshagro.com से भी आप बाय कर सकते हैं.
हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो हमारी रेंज है, ये जैसे आप ईडीटी की पूरी रेंज दिखाई दे रही है, ये सारी रेंज मैंने आपको आगे दिखा दी है, दैट इज अवेलेबल। पीएच अप, पीएच डाउन, ये हमारा अलग अलग तरह के मीडियाज हैं जो हम बनाते हैं, मैंने आपको अलग अलग स्लाइड्स में बता दिया है। इसके अलावा भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे नीम ऑयल है, नीम ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं हम, पीजीआर बेस्ड प्रोडक्ट भी बनाते हैं जिसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन में डालने का थियरी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप स्प्रे हमारी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, तो सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो रे। नाउ वी आर कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं अभी चैट बॉक्स खोल रहा हूँ, आपके जो भी सवाल हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज एलोबरेट परसेंटेज ऑफ मिक्सिंग। मैंने काफी मिक्सिंग के बारे में बता दिया कि कितना परसेंटेज करना चाहिए, वो स्लाइड अपनी आई थी, वो आपने ली होगी। ये जो वीडियो है इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको अपने वीडियो को यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो आप यूट्यूब पे देख लेना वो वाली स्लाइड को अगर आपने मिस कर दी है। कैन वी डू हाइब्रिड ऑफ DWC एंड NFT? यस यू कैन डू, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। NFT के अंदर स्लैंटिंग होता है और डिपिंग के अंदर सीधा रहता है, आप ट्राई कर सकते हैं। कोकोपीट ट्रीटेड का मतलब होता है कोकोपीट बफर्ड, बफर्ड कोकोपीट बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड इज बफर्ड। मेरे को उस समय वो बफर्ड शब्द याद नहीं था। बफर्ड कोकोपीट के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा था। कैन वी डू फिशरीज अलॉन्ग विद हाइड्रोपोनिक्स इन अ सिंगल सिस्टम? यस यू कैन डू। इस सिस्टम को फिशरीज और हाइड्रोपोनिक्स के सिस्टम को हम एक्वा फार्मिंग भी, एक्वाकल्चर फार्मिंग भी कहा जाता है। ये ऐसी सिस्टम अवेलेबल भी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब जो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाते हैं, बेंगलोर में है, जयपुर में है, मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ, जिनके पास ये सिस्टम बनी हुई भी है, तो आप उनके साथ कनेक्ट कर भी सकते हैं। सर इंडोर ग्रो लाइट्स पे ग्रोथ के बारे में बताओ। सर ग्रो लाइट्स के बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ डेटा अवेलेबल नहीं था, मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है तुषार जी, इसलिए मैंने ग्रो लाइट्स के बारे में नहीं किया है। मेरे कुछ हाइड्रोपोनिक फ्रेंड्स हैं जो लाइट्स बनाते हैं, मैं आपको उनसे कनेक्ट करा सकूंगा, क्योंकि दे विल बी अ बेटर इन अ पोजीशन, बिकॉज माय स्पेशलिटी इज इन न्यूट्रिएंट्स। आप मेरे से न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छा बता पाऊंगा। हम लोग बहुत सारे हाइड्रोपोनिक्स फार्मर्स के लिए कस्टमाइज्ड न्यूट्रिएंट्स भी बना के देते हैं। हमने बहुत सारे तरह के कस्टमाइज्ड न्यूट्रिएंट्स बनाए हुए हैं, तो आपको कुछ भी कस्टमाइज बनवाना हो या कैसे बनाना है वो पूछना हो तो हम आपको बता सकते हैं उसके बारे में। हिमाद्री जी, डू यू सप्लाई जर्मिनेशन फर्टिलाइजर टू यूज इनसाइड जर्मिनेशन ट्रेज? यस, वी आर हैविंग प्रोडक्ट्स दैट हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन फर्टिलाइजर, हाँ फर्टिलाइजर, जर्मिनेशन फर्टिलाइजर, हम सीड ट्रीटमेंट, ऐसे हमारे पास बायोलॉजिकल और ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो सीड के जर्मिनेशन में मदद करते हैं, विच आर लाइक विच एक्ट्स एज ए जर्मिनेशन फर्टिलाइजर। व्हाट इज द रूट शॉक इन हाइड्रोपोनिक्स एंड हाउ कैन दैट बी अवॉइडेड? हरेंद्र जी, मेरे को इस के बारे में ज्यादा पता नहीं है, आई विल नॉट बी कमेंटिंग ऑन दिस। एक्वापॉनिक्स में कराता हूं। ओके, आप एक्वापॉनिक्स, किरण माने जी एक्वापॉनिक्स कराते हैं, तो आप किरण माने जी से कर सकते हैं। किरण माने जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर व्हाट्सएप ग्रुप। आप भी लोग, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी होंगे, तो वहां पे एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू शुभम जी फॉर योर कमेंट। डू यू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड हेल्प इन सेटिंग अप टेक्निकल नो हाउ इफ पर्सन वांट्स टू वेंचर इनटू हाइड्रोपोनिक्स? सर अवधूत जी, मैं ये नहीं कराता हूं, लेकिन आई कैन कनेक्ट यू विद माय फ्रेंड्स इन सूरत, in Jaipur, in Gurgaon, in Bangalore, who are into hydroponic system. I can provide their number. We are major into providing nutrients. आप मेरे को nutrients के लिए connect कर सकते हैं। नितिन जी, thanks a lot. Samir, well done. Be in touch. Send a mail today. I'll list products want to shop. Okay, thank you नितिन जी for your comments. एक्वापोनिक्स में न्यूट्रिशन कमी हो जाए तो क्या हाइड्रोपोनिक सिस्टम के यूज कर सकते हैं? सर एक्वापोनिक्स की थियरी थोड़ी अलग है, एक्वापोनिक्स के सिस्टम थोड़े अलग हैं, तो मेरा 3:30 बजे 3:30 पे इसके ऊपर वेबिनार है, आप उसको कर सकते हैं कनेक्ट मेरे साथ में। मेरे जितने भी क्वेरीज हैं अभी मैंने देख ली हैं, अभी मैं आपको सबको अलाउ करने जा रहा हूं। आप
अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो. मैंने चैट बॉक्स भी खोल के रखा हुआ है. You are engineering students in last year more interested in hydroponics, so what is the scope of doing? सर बहुत अच्छा स्कोप है शुभम जी, बहुत अच्छा स्कोप है. आने वाले टाइम के अंदर सबको बहुत हेल्दी फूड खाना है और जगह भी कम होती जा रही है, लैंड कम होती जा रही है. तो इन द फ्यूचर हाइड्रोपोनिक्स विल बी द फ्यूचर. सो यू कैन एक्सप्लोर हाइड्रोपोनिक्स एज अ प्रोफेशन ऑन ए बिग स्केल. किसी अलग अलग तरह से आप जुड़ सकते हैं उसके अंदर, हाइड्रोपोनिक्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में, सिस्टम बनाने के बारे में एज ए कंसल्टेंट. बहुत सारे स्कोप हैं. Is measuring EC/ppm enough to determine macro micronutrients or do you recommend using NO3 CA sensors? क्या रहता है हिमाद्री जी, EC/ppm से हमें टोटल मालूम पड़ जाता है कि कितना हमारा टोटल ppm अंदर है. लेकिन अब जो ये NO3 या कैल्शियम सेंसर्स हैं तो वो ये बताते हैं कि कितना आपके अंदर नाइट्रेट है, कितना आपका कैल्शियम है. तो आपको स्पेसिफिक जानना हो तो आपको अलग करना चाहिए. मेरा ये आपको कहना है कि आप न्यूट्रिएंट्स इस तरह से बनाइए कि आपको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट ना करना पड़े. इसलिए हमने अपनी सीरीज भी बनाई है जिसके अंदर ग्रो माइक्रो ब्लूम की सीरीज है कि जिसके अंदर जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिस तरह से चाहिए हो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं. दूसरा आपका प्लांट्स भी बता सकते हैं. तो आप अगर रेगुलरली इसी बीपीएम को मेंटेन करते हैं और आपको ये पता चलता है कि अब नाइट्रोजन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आप कर सकते हैं उसके हिसाब से. दूसरा आप अपने ग्रुप, हमारे अपना जो ग्रुप है उसके फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं. मैं आपको प्लांट्स को देख के बता सकता हूं कि वेदर दिस प्लांट इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ विच काइंड ऑफ, कौन से तरह के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही है, मैं आपको देख के आराम से बता सकता हूं. Sir, every one of you can unmute yourself. Do you provide on-site consultation in Pan India? Currently, after lockdown, I am not doing. But एक बार कोरोना कम हो जाएगा उसके बाद में मैं ये वापस से करूंगा. Because pre lockdown, I used to travel continuously for 20 days and I am doing this thing only, providing on-site consultation only. Currently, I am doing this site consultation in South Gujarat. सर आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जिसे भी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. विल यू बी हैविंग एनी वेबिनार ऑन योर उत्कर्ष ग्रो माइक्रो ब्लूम सीरीज? इफ इट इज रिक्वायर्ड आई कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. मैंने आज काफी सारी बातें शॉर्ट में कवर कर डाली हैं. आपको मन में कोई भी सवाल खड़ा हो रहा है हरेंद्र जी ग्रो माइक्रो ब्लूम सीरीज के बारे में पूछने के लिए, आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा. अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो लेंगे, क्योंकि आज मैंने ज्यादातर सब पॉइंट्स कवर कर डाले हैं. एटलीस्ट न्यूट्रिशन के बारे में जो कवर करने की जरूरत रहती है वो. व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आप मुझे व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप पे करना. मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है. आई विल प्रोवाइड यू द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सो यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ आवर हाइड्रोपोनिक्स के जो वेबिनार के अंदर जिन्होंने वो किया है. आई विल प्रोवाइड यू. शुभम जी. Sir, if you are still having any query related to nutrients or anything related to hydroponics, अगर मुझे वो पता रहेगा तो मैं उसका पक्का जवाब दूंगा. सिस्टम बनाने के बारे में मेरी नॉलेज कम है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है. आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं. मैंने एक फर्टिलाइजर के ऊपर भी एक वेबिनार किया हुआ है जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है. अगर आपको फर्टिलाइजर के ऊपर और बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरा वो वाला वेबिनार भी देख सकते हैं जो फर्टिलाइजर के ऊपर है, जो जर्नल फर्टिलाइजर के ऊपर है. समीर जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज सर. हाँ सर जी, ये हाइड्रोपोनिक के आपके जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, इसको नॉर्मल गार्डनिंग में अगर यूज करना है तो कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी जरा बताइए. आप जो गार्डन, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने बनाए हैं, आप हमारी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारे प्योर न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं? प्योर न्यूट्रिएंट्स हाइड्रोपोनिक्स के जो हैं वो अगर नॉर्मल गार्डनिंग में भी यूज करना है. One is our grow micro bloom series, another one is the pure nutrients which are the technical products. जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी बहुत बड़े स्केल पर और सब लोग यूज कर रहे हैं. जो ग्रो माइक्रो ब्लूम वाली सीरीज है उसको भी आप स्प्रे के स्वरूप में भी यूज कर सकते हैं और उसको आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं.
ओके, धन्यवाद। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, और कोई भी आपने साइड इफेक्ट होने के चांस नहीं है। आपको 1 लीटर पानी के अंदर अराउंड 10 to 20 ml जितना आप ले सकते हैं, अगर आप जर्नल आपके प्लांट्स में यूज कर रहे हैं, और यूज कर सकते हैं उनको। And how frequent we should be using it? आपके आपने क्या सबस्ट्रेट लिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सबस्ट्रेट के अंदर ऑर्गेनिक है तो आपको एवरी 15 डेज 20 डेज यूज करते हैं, तो आपका प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाती है। और क्या आप क्या यूज कर रहे हैं, ओके, बाकी प्लांट ऑलवेज टेल वेन एवर इट नीड्स न्यूट्रिएंट। वो कलर बदल डालता है, उसके ऊपर पेस्ट आ जाता है, उसके ऊपर डिजीज आ जाता है। ऑल दीज आर इंडिकेटर्स दैट द प्लांट वांट समथिंग मोर। when थैंक we यू। are using Shakti ji को मैं जवाब देता हूँ, when we are using all these chemicals here, then aren't we again falling in the epital of sir chemical farming? आप ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेट यूज करना है। दिस इज हाइड्रोपोनिक्स सर। आप केमिकल्स, दीज आर फर्टिलाइजर्स, दीज आर नॉट पॉइजन्स, एंड वी आर यूजिंग इन पीपीएम। और ये जो फर्टिलाइजर्स है वो प्लांट पानी के थ्रू ले रहा है या सॉइल के थ्रू ले रहा है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा शक्ति जी। आप कितना पॉइजन स्प्रे कर रहे हो डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो मेन चीज है। हम इसको ऑर्गेनिक फूड नहीं बोल सकते हैं, बट दिस इज मच मोर न्यूट्रिशनल फूड कंपेयर टू व्हाट वी आर ईटिंग विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। This is my viewpoint. Everyone can have their viewpoint, but you can compare it with the things which are currently available in the market. जो अभी अवेलेबल है उससे हाइड्रोपोनिक्स बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम पेस्टिसाइड का यूज होता है, बहुत कम फंगिसाइड का यूज होता है। Anyone else can unmute themselves and can ask questions, sir, either in English or Hindi. वन मोर थिंग, मेरा 3:30 बजे एक्वेरियम प्लांट्स के ऊपर भी वेबिनार है, आधे घंटे के बाद में। एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट एक्वेरियम प्लांट्स रिलेटेड फार्मिंग और इट्स न्यूट्रिएंट्स, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने जिस लिंक से रजिस्टर किया था आपको उसमें कर सकते हैं। मैं अपने ये ग्रुप जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी उस वेबिनार के बारे में भी डिटेल्स में डाल दूंगा, so everyone of you can join again for knowing more about the nutrients that are required in, they are somewhat different compared to हाइड्रोपोनिक्स, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स के अंदर पूरा सर्कुलर रहता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट ऐड होते जाते हैं, वो सिस्टम थोड़ा अलग से काम करता है इसलिए। So if there are no questions, so I am considering this webinar as complete for the day, and I am available. मेरा मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है 9824133044। You can connect me directly on my WhatsApp or by call anyway। आप लोग ज्यादातर सब लोग WhatsApp ग्रुप में भी हैं, तो see you there। You can ask relevant questions in the group, and thank you everyone for making this webinar successful। Thank you everyone। थैंक यू समीर जी। Yeah। थैंक यू।